जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक और कमेंट भी कीजिए। तो हम आदिकालीन साहित्य पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति वीर गाथाओं का निरूपण है, जिसे आधार बनाकर शुक्ल जी ने इस कालखंड को वीर गाथा का नाम दे दिया था। जिन रचनाओं में वीर गाथा नहीं थी, उन्हें शुक्ल ने आदिकाल के चौथे एवं अंतिम प्रकरण फुटकल रचनाओं में स्थान दिया। जिसमें कौन कौन सी रचनाएं देखें। डोला मारू रा दुहा, बसंत विलास, जय मेघ जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश और खुसरो की पहेलियां। पहली रचना ढोला मारू रा दुहा। 11वीं शताब्दी, मूल रचयिता कल्लोल थे, यानी कवि कल्लोल ने इसकी रचना की। लिपिबद्ध करता कुशल लाभ। नरवर देश के राजकुमार ढोला 3 वर्ष के थे और पुंगल देश की राजकुमारी मारवणी 1.5 वर्ष का प्रेम वर्णित है। नगेंद्र ने इस लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा को आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कड़ी माना है। अगली रचना है जयचंद प्रकाश। यह रचना अप्राप्य है, यानी प्राप्त नहीं है। इसमें कन्नौज नरेश जयचंद की वीरता का वर्णन है और इसके रचयिता कौन है? भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। अगली रचना है जय मेघ जस चंद्रिका। तो जय मेघ जस चंद्रिका की रचना की मधुकर कवि ने। जयचंद प्रकाश है, प्रकाश आएगा तो भट्ट केदार, प्रकाश भट्ट केदार। प्रकाश कौन फैलाएगा? भट्ट केदार। और जय मेघ जस चंद्रिका, तो ये है मधुकर कवि की। इसमें कन्नौज नरेश जयचंद की वीरता का वर्णन है। उपयुक्त दोनों रचनाओं का उल्लेख, उपयुक्त यानी एक तो जयचंद प्रकाश और एक जय मेघ जस चंद्रिका, दोनों का वर्णन दयालदास कृत राठौड़ा रिख्यात में मिलता है। बसंत विलास, इसके कवि अज्ञात हैं, यानी इसके कवि का बारे में अभी तक पता नहीं चला। इसमें 84 दोहों में स्त्रियों पर बसंत का प्रभाव वर्णित है। प्रथम प्रकाशन 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथमाला में हुआ। इसके संपादक केसर लाल हर्षद राव धुरु थे। नगेंद्र ने इस कृति में आदिकाल के जनजीवन का वह सरस पक्ष उभरता है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल शायद तलवारों की छनछनाहट के कारण सुन नहीं पाए थे। ये बात किसने कही? नगेंद्र ने। अगले कवि आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में ग्राम पटियाली, एटा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। वास्तविक नाम अब्दुल हसन यमनुद्दीन खुसरो था। गुरु सूफी संत निजामुद्दीन औलिया खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। अमीर उनकी उपाधि थी जो जलालुद्दीन खिलजी ने प्रदान की थी। दिल्ली पर 3 वंशों व 11 सुल्तानों का शासन देखा और 7 सुल्तानों की सेवा में रहे। तबला, कव्वाली, सितार जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। ये स्वयं को हिंद का तोता भी कहते थे। अमीर खुसरो स्वयं को हिंद का तोता कहते थे। उनकी रचनाओं की संख्या लगभग 100 मानी जाती है, जिसमें अधिकांश अप्राप्य है, यानी प्राप्त नहीं है। जिनमें खालिक बारी, मुकरियाँ, दो सुखने, पहेलियाँ, नूह सिपर आदि प्रमुख हैं। खालिक बारी एक शब्दकोश है जिसमें अरबी, फारसी व तुर्की शब्दों के हिंदी अर्थ दिए गए हैं। नूह सिपर में भारतीय भाषाओं के विषय में विस्तार से वर्णन मिलता है। गुरु की कब्र पर जाकर खुसरो ने कहा, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो गरा अपने रेण बही चहु देश। ये उक्ति कहते हुए खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वालों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। ये परिभाषा किसने कही है? नगेंद्र ने। अगले कवि विद्यापति। इनका जन्म ग्राम बिस्पी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ। इनके पिता गणपति ठाकुर थे। 3 भाषाओं में काव्य रचना की, संस्कृत, अपभ्रंश व मैथिली। इनकी कुल 14 रचनाएं थी, जिनमें 11 संस्कृत की, 2 अपभ्रंश और 1 मैथिली की थी। इनकी रचनाएं पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्व सार, लिखनावली, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली संस्कृत भाषा की हैं। कीर्ति लता, कीर्ति पताका अपभ्रंश की हैं। विद्यापति पदावली मैथिली की है।
विद्यापति आदिकाल में भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं। समय की दृष्टि से भक्ति काल, रचना प्रवृत्ति की दृष्टि से आदिकाल। विद्यापति को कवि शेखर, कवि रंजन, कवि कंठार, खेलन कवि, नव कवि शेखर, अभिनय जयदेव, हिंदी का जयदेव, पंचानन, दशावधान आदि नामों से पुकारा जाता था। ये विद्यापति के उपनाम थे। विद्यापति शैव मतावलंबी थे, शैव धर्म को मानते थे। चैतन्य महाप्रभु उनके पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाते थे। विद्यापति को गाते गाते मूर्छित हो जाते थे। ये भक्त थे या श्रृंगारी, यह विवाद का विषय है। विद्यापति जी ने के रूप में राधा कृष्णन का वर्णन किया है। वह उनके भक्त होने पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बाबू ब्रजनंदन साय, बाबू श्याम सुंदर लाल विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। तो भक्त कवि मानने वालों में कौन है? एक तो बाबू ब्रजनंदन साय और एक बाबू श्याम सुंदर लाल। गिरियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र विद्यापति पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। भक्त कवि तो माना है बाबू ब्रजनंदन साय और बाबू श्याम सुंदर लाल ने, और श्रृंगारी माना रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री और रामवृक्ष बेनीपुरी ने। शुक्ल क्या कहते हैं? उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्ति के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह बात शुक्ल ने कही। विद्यापति को श्रृंगारिक मानने वाले विद्वानों से सहमति व्यक्त करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये बात कई बार एग्जाम में आती है। किसके बारे में कहा? विद्यापति के बारे में। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध हुआ कवि कहा है। निराला क्या कहते हैं? विद्यापति के पदों को नागिन की लहर कहते हैं। तो विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध हुआ कवि तो कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और नागिन की लहर निराला ने। बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि और हिंदी का जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं, और उनके अनुसार देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली है। अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ठहरते हैं। ये बात बच्चन सिंह लिखते हैं। तुलसीदास को जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूर्वी प्रदेशों में यह पुस्तक धर्म ग्रंथों की महिमा पा सकती है। विद्यापति पदावली के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बातें कही हैं। कीर्तिलता एक प्रति पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त हुई थी। कीर्तिलता की रचना भृंगी संवाद योजना के आधार पर की है। कीर्तिलता को कहानी भी कहा जाता है। कीर्तिलता गद्य पद में रचित एक चंपू काव्य भी है। विद्यापति को हिंदी का आदि गीतकार, हिंदी कीर्ति काव्य परंपरा का प्रवर्तक, हिंदी कृष्ण काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। गिरियर्सन ने मैथिली भाषा के मागधी अपभ्रंश से विकसित होने के कारण पदावली को हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया। शुक्ल जी ने इस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति पदावली पर भी अधिकार रखता है। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब आदिकालीन गद्य साहित्य की 3-4 रचनाएं वो भी पढ़ लेते हैं। कवि प्रवृत्तियों की दृष्टि से आदिकाल की विविधताओं का काल रहा है। आदिकालीन साहित्य में वीर गाथाओं की प्रधानता भले ही रही हो, पर इस युग में लौकिक व धार्मिक विषयों पर भी साहित्य लिखा गया। इस युग में गद्य प्रकार की रचनाओं का भी लेखन हुआ। आदिकालीन गद्य साहित्य की प्रमुख कृतियां, पहली राउल बेल जो रोड़ा कवि ने लिखी थी और 10वीं शताब्दी पर लिखी गई। ये शिला पर अंकित है। एमपी यानी मध्य प्रदेश के धार जिले में एक शिला पर अंकित मिली। यह शिला वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। हिंदी की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित ये चंपू रचना है। नायिका राहुल का नक्सिक सौंदर्य वर्णित है। राहुल वेल का अर्थ होता है राजकुल का विलास। इसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी माना जाता है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी की प्रधानता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे बली काव्य की प्राचीनतम रचना माना है।
बलि काव्य का अर्थ होता है काव्य की वह लता जो कीर्ति या श्रृंगार के सारे ऊपर उठती है और फैलती है। अगली रचना वर्ण रत्नाकर। ये 14वीं शताब्दी, रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर मैथिली कवि थे। ये मैथिली गद्य का आदि ग्रंथ या पहला ग्रंथ था। कुल इसमें 8 कलोल हैं। ये कलोलों में विभक्त है और 8वां कलोल अपूर्ण है। पंडित बब्बू व मिश्र व सुनीति कुमार चटर्जी के संपादन में एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। अवग्रह शब्द का पहला प्रयोग भी वर्ण रत्नाकर में मिला है। अगली रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये 12वीं शताब्दी की है। व्याकरण ग्रंथ है, 5 भाग हैं। रचयिता पंडित दामोदर शर्मा है। पंडित दामोदर शर्मा काशी नरेश गोविंद चंद का सभा पंडित था। इस ग्रंथ की रचना राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए की थी। इस ग्रंथ का मूल नाम उक्ति व्यक्ति था, किंतु 5 प्रकरणों में व्यक्त होने के कारण युक्ति प्रकरण हो गया। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें बनारस के आसपास की संस्कृति और भाषा का वर्णन किया गया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। आज के लिए साथियों इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।